हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार और आपका मेरे चैनल यूपीपीसीएल जी प्रणुज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी ट्रेनिंग चल रही है 2020 वाले बैच जूनियर इंजीनियर की। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, बहुत डिमोटिवेट फील होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न बार बार चेंज हो रहा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब तक पढ़ें। तो इसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक अपने यूपीपीसीएल जेई सेलेक्टेड श्री राम सागर जी का इंटरव्यू लेकर आए हैं और वो आपको बताएंगे अपने जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, उनके साथ क्या क्या घटित हुआ और उन्होंने इस अचीवमेंट को कैसे हासिल किया। ये किसी अपने इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपको बता दूं कि अपने 6 जिलों में से, यानी अपने मंडल में, इनके मंडल टोटल 6 जिले आते हैं और 6 जिलों में ये अपने अकेले सेलेक्टेड हुए हैं। तो राम सागर जी, आप बताइए अपने बारे में क्या कहना चाहें। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपने डिप्लोमा कहाँ से पास आउट किया, कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम सागर है और मैं जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। फिलहाल मंडल तो गोंडा पड़ता है, देवी पाटन मंडल। यस यस। हाँ, फिलहाल अपने मंडल से मैं अकेला सिलेक्ट हुआ इस बार फिलहाल। बाकी अनुज भाई तो बता ही दिया आप लोगों को। बाकी मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर से हुई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इंडस्ट्रियल कंट्रोल के साथ मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ 2017 में फिलहाल। नेक्स्ट मतलब आगे पूछोगे कि ठीक है राम सागर, जब ये बताइए, आपने अपने जैसे आपने डिप्लोमा पास आउट किया, हर साल लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चे यूपी से डिप्लोमा पास आउट करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वैकेंसी नामात्र के लिए लगातार वैकेंसी घटती जा रही है। जैसे आप पिछली 2-3 सालों में देखेंगे तो 296 वैकेंसी थी, फिर 191 वैकेंसी हुई और रिसेंटली 173 वैकेंसी प्रोसेस में है। तो क्या आपके मन में कभी डर आया कि आप इसको, जैसे पढ़ाई अच्छी बात है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे को डर लगा रहता है कि हम कैसे सक्सेस होंगे, इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। तो आपके लिए आपने सबसे पहले कब से प्लान बनाया और कैसे प्लान बनाया? आपके दिमाग में सबसे पहली बात कब आई कि आपको यूपीपीसीएल जेई बनना है? आपने इस पर काम सबसे पहले कब से स्टार्ट किया? देखिए 2017 में जब मैं डिप्लोमा कंप्लीट किया तो वहीं से कॉलेज से ही कैंपस के थ्रू मेरा टाटा मोटर्स में सिलेक्शन हुआ था जी। उसके बाद में प्लान बना कि फिलहाल जब हम लोग एग्ज़ाम बीट कर रहे हैं तो हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। फिलहाल यूपीपीसीएल जेई तो हमारा फर्स्ट टारगेट था ही फिलहाल, और 2017 से ही है फिलहाल इलाहाबाद पे है। अच्छा हाँ, तो मतलब आपने वो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन नहीं की क्या? नहीं, प्राइवेट कंपनी में नहीं, मतलब ज्वाइन नहीं की। अच्छा, ये बताना चाहते हैं कि इनका प्राइवेट कंपनी में सिलेक्शन हुआ था लेकिन इन्होंने उस कंपनी को ना ज्वाइन करके इन्होंने अपना सरकारी जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया और अपने इलाहाबाद चले गए जी। उसके बाद अपने काम उसके बाद में फिलहाल मैंने जो कोचिंग था उसको कंप्लीट किया फिलहाल 2017 से 18 तक। फिलहाल उस समय सबसे पहली बार में 226 वैकेंसी आई थी पीपीसीएल जेई में जी। आप कब की बात कर रहे हैं, कौन सी वैकेंसी? 2018 की। अच्छा, यानी ये 2017 से अपना पास आउट किए थे। हाँ। और इनका पहला अटेम्प्ट था 2018 वाला जिसमें 296 वैकेंसी। अच्छा, 226 वैकेंसी स्टार्टिंग में। इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों वैकेंसियाँ थी फिलहाल। उसमें फिलहाल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया फिलहाल, क्योंकि उसमें कोचिंग चल रही थी और कोचिंग चलते समय इतनी अच्छी प्रिपरेशन फिलहाल नहीं हो पाई। उसके बाद में जब 2019 में 296 वैकेंसी आई हैं, फिलहाल मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, आपका मतलब हुआ था 19 वाले में सिलेक्शन हुआ था फिलहाल, और मैं डीवी तक गया। डीवी के बाद में 0.4 मार्क्स से मेरा फाइनल में रह गया मैं। अच्छा। उसके बाद में फिलहाल उस समय तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लग रहा है कि ज़िंदगी लुट गई, क्योंकि मतलब एक प्रकार से यहाँ तक आना फिर डीवी बाद छड़ना तो हिम्मत टूटने लगती फिलहाल। जी, बिल्कुल सही बात है। 1-2 महीना फिलहाल में काफ़ी स्ट्रेस में रहा, बहुत उम्मीदें थी। उसके बाद में 1-2 महीने के अंतराल में घर पापा मम्मी बड़े भैया और कुछ दोस्त लोग थोड़ा सहारा दिए हमें जी कि आपका जब एग्ज़ाम निकल सकता है तो आप थोड़ा और ट्राई करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बहुत समय है फिलहाल। बिल्कुल। मैंने फिलहाल हिम्मत बनाई और फिर प्रिपरेशन के लगा फिलहाल। उसके बाद में आप जानते ही हैं कि जब 2020 में वैकेंसी आई 191। नाम से ये बताइए, जैसे आप 2019 वाले पेपर में आपने पेपर दिया, आप डीवी तक पहुँचे, फिर आप डीवी से अपना बाहर हो गए, आपका फाइनल नहीं हो पाया। तो आपने बहुत सारी चीज़ें, जो नेगेटिविटी होती हैं, खुद इंसान इतना अंदर से कमज़ोर पड़ जाता है कि उसे फिर कुछ नज़र नहीं आता। आपने उससे अपने अकॉर्डिंग ढाला या आपने उन परिस्थितियों को झेला और आप उन परिस्थितियों से उभरे। अच्छी बात है, उभरना भी चाहिए। एक बार असफल होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती।
है ना, सैकड़ों असफलताएं मिलती हैं एक सफलता को पाने के लिए। अच्छा ये बताइए, आपने अब तक टोटल कितने एग्जाम दिए? फिलहाल एग्ज़ाम तो आपसे बता रहे हैं कि फिलहाल सबसे पहले तो टाटा मोटर्स में सिलेक्शन हुआ जी, था। उसके बाद आपने उसके कितना बाद एग्जाम में दिए? फिलहाल 3 तो यूपीपीसीएल एग्ज़ाम हो गए। अच्छा, और उसके 2-3 पावर गेट का हमने एग्ज़ाम दिया, और मैं 2019 में एसएससी क्वालिफाई हूँ। अच्छा, प्री मेंस दोनों के पीरी ओनली। मेंस में फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, हिंदी मीडियम्स थे, और उसी कारण थोड़ा फिलहाल थ्योरी में फिलहाल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें हम यूपीपीसीएल जे के टारगेट में लगे थे। फिर उसके बाद मैंने मेट्रो भी क्वालिफाई किया। अच्छा, मेट्रो में कहाँ पर पहुँचे? मेट्रो साइको तक पहुँचे। फिलहाल साइको एग्जाम हम नहीं दे पाए, उसका रीजन था यूपीपीसीएल का टारगेट, क्योंकि मेरा उसमें यही फोकस था, मुझे यूपीपीसीएल बीट करना है बस। इसके आगे मुझे कोई नेक्स्ट या अदर कोई जॉब दिखाई नहीं दे रही थी। और फिलहाल लोको पायलट में साइको तक गए, साइको फिलहाल उनसे क्वालिफाई नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई मेरे अंदर। कुल मिला के दोस्त ने लोको पायलट में प्री निकाला, साइको तक गए, मेट्रो का एग्ज़ाम निकाला, रिटन निकाला, साइको में फेल हुए, एसएससी जेई का प्री निकाला, मेंस में फेल हुए, यूपीपीसीएल जेई में एक बार फेल हुए, पावर ग्रिड के एग्जाम्स इन्होंने एक दो बार, फिलहाल मेरा वेटिंग है, और एनआर तो बता रहे हैं वेटिंग लगा हुआ है, और कई सारे पावर ग्रिड में फेल भी हुए हैं। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए दोस्त, जब ये भाई इतनी असफलताएं झेले हैं और आपके सामने आज ईटीएम बैठकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यार आप भी तो उन्हीं में से एक हो, क्या आप नहीं आ सकते? दोस्त नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी पढ़ोगे तो आप भी आओगे। हाँ, समय लग सकता है ना, समय लगता है और लग भी सकता है, इससे कोई बट, लेकिन अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी, इस बात की गारंटी है। हाँ, तो राम सागर जी, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन है कि सर आप अपना टाइम टेबल बताइए, आपने मतलब कैसे पढ़ते थे, उसका क्या फिलहाल देखिए भाई, फिलहाल मेरा टाइम टेबल फिलहाल कोई स्पेशली बनाया नहीं मैंने कि हाँ जैसे मैंने कोई टाइम टेबल बनाया है कि हमें इतने बजे ये पढ़ना है, लेकिन फिलहाल एक टारगेट रहता था हमारा कि हम इस टाइम में फिलहाल ये करेंगे कि हमें ये चीज़ पढ़ना है जी। और फिलहाल अगर सोने की बात है तो आप सोइए 6 घंटा 7 घंटा, तो नॉर्मल आदमी मतलब स्टूडेंट अगर है तो सोना है ही उसको, क्योंकि आप अगर 4-5 घंटे सोएंगे तो आप के साथ वो मेंटलिटी जो थोड़ा होगी वो पढ़ाई के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएगी आपकी। तो अगर हम लोग रात में थोड़ा लेट तक पढ़ते थे तो सुबह थोड़ा लेट तक सो भी जाते थे हम लोग। जी। हाँ, अगर पहले सो गए तो थोड़ा। और बाकी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अपने अंदर एक टारगेट बनाएं कि हमें करंट अफेयर पर डे पढ़ना है। जी। हाँ, करंट अफेयर आपको पर डे पढ़ना है, या तो आप सो के जस्ट उठे और करंट अफेयर कंप्लीट कर लें, या आप अगर खाना खाने बाद सुबह आप आराम करते हैं, फिलहाल हर कोई 4-5 मिनट आराम करता है, तो उस समय आप टारगेट बना लीजिए। कोई भी अगर चैनल हुआ है, जो काफ़ी वीडियो आ रहे हैं फिलहाल करंट अफेयर के, आप खाना खाने के बाद आप 20-25 मिनट दे सकते हैं करंट अफेयर को। जी। बाकी करंट अफेयर आप पर डे पढ़िए, अगर आपको अच्छा नंबर अचीव करना है तो करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा साथ में। ठीक है। अब जैसे आपने ये बात बताई करंट अफेयर के लिए, जो कि आपको सबको पता है पीसीएल में मात्र 20 नंबर का जीके आता है, जिसमें से आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ करंट अफेयर से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। जी। इसके लिए आपके जैसे आपने टेक्निकल के लिए अपनी क्या रणनीति अपनाई, क्योंकि भाई टेक्निकल 150 नंबर का आता है, सिलेक्शन पूरा उसी पे डिपेंड है। टेक्निकल के लिए आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और हिंदी के लिए आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, रीजनिंग कहाँ से पढ़ी, कितनी पढ़ी और कैसे पढ़ी? पहले आप बताइए आपने टेक्निकल कहाँ से पढ़ा और कैसे पढ़ा? फिलहाल मैं आपसे सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ गलतियाँ हमसे हुई, अब वो गलतियाँ मतलब आप लोग ना करें। फिलहाल जैसे हमने डिप्लोमा कंप्लीट किया 2017 में, हम लोग डिप्लोमा का सिलेबस भूल ही गए कि डिप्लोमा की बुक भी होती है। जी। हम लोग आर के राजपूत, बेके मेहता, जेबी गुप्ता, होंडा जैसी बुकों पे एक रट्टू तोता जैसे लग गए हम लोग। बिल्कुल। लेकिन हम लोग डिप्लोमा की किताब को हम लोग ध्यान नहीं दिए, वही कमी अभी तक स्टूडेंटों को काफ़ी खल रही है फिलहाल, और काफ़ी परेशान कर रही है। आजकल आप लोग कट ऑफ देखिए बहुत कम जा रही है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग डिप्लोमा के सिलेबस पर ना ध्यान देके हम लोग ऑब्जेक्टिव पर लग जाते हैं तुरंत। फिलहाल आप लोग जब एडमिशन ले कोचिंग में, तो आप डिप्लोमा की सभी बुक आप लोग प्रॉपर रखें, और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाए कोचिंग में फिलहाल उसकी बुक आपके पास होनी चाहिए डिप्लोमा के, और अच्छे प्रकाशन के। ऐसा नहीं कि आप ऐसा प्रकाशन जिसमें बहुत नॉर्मल दिया हो, आप अच्छे प्रकाशन के लीजिए। फिलहाल हम नाम तो नहीं बता सकते हैं, आप एशियन पब्लिकेशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती हैं। तो राम सागर जी का कहना है कि आपकी तैयारी करने से पहले सबसे पहले आप अपनी डिप्लोमा की बुकों को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न डेली चेंज हो रहा है, हर बार कुछ नया पूछा जाता है।
तो आप डिप्लोमा की बुकों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप सबसे पहले डिप्लोमा की बुकों को तैयार कीजिए, उसके बाद भले ही आप सेल्फ तैयारी कीजिए या किसी कोचिंग में ज्वाइन कीजिए, आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी डिप्लोमा की बुकों को एक बार जरूर क्लियर करना होगा। उसके बिना अगर आप सोचते हैं हम यूपीपी से जेई बन जाएं तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। हम आगे पूछेंगे राम सागर जी, आपने कोई ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ी थी क्या? ऑब्जेक्टिव फिलहाल हम सबसे पहले आए थे तो आर.के. राजपूत मैंने जी। खरीदी और फिलहाल उसको कंप्लीट भी किया आर.के. राजपूत। उस समय पैटर्न था 2017 तक कि हाँ ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बनते थे टीचर जैसे जो भी कंपनियां थी तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन उठा लेते थे फिलहाल। ठीक। उसके लिए तो आपका जस्ट पैटर्न आपको 20 से बदला है फिलहाल 19-20 से कि आप डिप्लोमा से ज़्यादा आने लगा क्वेश्चन। फिलहाल तो हमने आर.के. राजपूत भी पढ़ी और जे.बी. गुप्ता भी कंप्लीट किया मैंने, वी.के. मेहता भी कंप्लीट किया और होंडा की किताब कंप्लीट किया। मैंने 4 किताबें बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की फिलहाल 4 किताबें, लेकिन अंततः हमको काम आई डिप्लोमा की किताबें। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने जे.बी. गुप्ता भी पढ़ी, वी.के. मेहता भी पढ़ी, तो पहले बात करेंगे जे.बी. गुप्ता की। जैसा मेरा अपना पर्सनली मानना ये है कि जे.बी. गुप्ता की बुक का अगर कुछ चैप्टर छोड़ दें, जैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आपका यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन पढ़ना इस बुक से बेटर है या बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप स्विच गेयर प्रोटेक्शन देखेंगे और या फिर आप और भी सारे सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं जो कि मुझे नहीं लगता जे के एग्जाम में आते भी। देखिए फिलहाल जो हाई लेवल क्वेश्चन है आपको ज़्यादा उसके पीछे परेशान हुई जरूरत नहीं है। फिलहाल उसमें बेसिक थोड़ा हार्ड दिया है फिलहाल, लेकिन बेसिक में आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो नेटवर्क और अच्छा लगा सकते हैं आप। लेकिन बाकी आप पावर सिस्टम जो भी सिलेबस है आपका और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है आप जे.बी. गुप्ता से पढ़िए। आप बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं फिलहाल उससे, आप उससे पढ़िए फिलहाल। और जे.बी. गुप्ता फिलहाल 80% न्यूमेरिकल फिलहाल हमसे लग जा रहे थे। जी, क्योंकि उस समय पैटर्न था तो हम लोग फिलहाल फोकस था हम लोग का जे.बी. गुप्ता पे ज़्यादा फोकस था। कोचिंग बताया भी जाता था कि आप जे.बी. गुप्ता पढ़िए, फिर आर.के. राजपूत, वी.के. मेहता इस किताब पढ़िए, होंडा जैसी किताब। लेकिन जो आजकल जो कंपनियां हैं वो भी थोड़ा स्मार्ट हो गई हैं, लड़कों थोड़ा घुमाने लगे हैं फिलहाल। जी। इस बार जो पैटर्न बना आप तो जानते हैं फिलहाल आप कि हाँ किताब से ही क्वेश्चन उठा देना कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसके बारे में आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो आपने जे.बी. गुप्ता पढ़ी, वी.के. मेहता पढ़ी, यानी आपने सारी बुकें इसी हिसाब से पढ़ी। जो वी.के. मेहता आपकी बुक है, आप वी.के. मेहता की थ्योरी आप पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, उसकी थ्योरी पढ़ना है, उसको ऑब्जेक्टिव बाद में ऑब्जेक्टिव पहले आप आपको लगाइए, थ्योरी पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव लगाइए, इतना फोकस ऑब्जेक्टिव आपको तो लगाना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। और उससे डिप्लोमा किताब से भी मतलब अच्छी बात है, आप साथ के साथ प्रिपरेशन कीजिए। आप जो बुक पढ़िए उस बुक से तुरंत आप ऑब्जेक्टिव लगाइए इन बुकों का। जी। हाँ, चाहे वी.के. मेहता, आर.के. राजपूत, जे.बी. गुप्ता, जो आप सब किताब पढ़िए आप उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए आप। जी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आप टारगेट कीजिए नेक्स्ट बुक जो भी है आप। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे एक तो थ्योरी होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप थ्योरी को और ऑब्जेक्टिव बुक को कैसे मेंटेन करते थे? जैसे कितना आपको थ्योरी पढ़ना है और कितना आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, अगर ऐसा कोई टाइम टेबल था आप उसको कैसे मैनेज करते थे? से स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा आपसे बताया गया कि हम लोग थोड़ा डिप्लोमा किताब भूल ही गए थे हम लोग। जी। कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा था वहीं जाके हम लोग वहाँ जो आर.के. राजपूत, जे.बी. गुप्ता जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा के बैठ जाते थे कि हाँ ठीक है, इतना सफिशिएंट है पढ़ाई करना। संतुष्टि मिल जाती थी कि हाँ ठीक है यही से क्वेश्चन आएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं। आप जो कोचिंग पढ़ाया जाती हुई आप आइए उस चैप्टर को अपनी बुक में पढ़िए जो भी डिप्लोमा की बुक है जी। और आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सेम लेके चलना है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं कि आपको जानते हैं कि हाँ स्टूडेंट ये टॉपिक छोड़ेगा और वही क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो आप जो कोचिंग पढ़िए आप उसी को बुक में पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव आप लगाइए। ऑब्जेक्टिव को भी इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव भी देखना है आप लोगों को। जी, सारांश सर इतना बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी कंप्लीट करना है और थ्योरी से रिलेटेड उसी टॉपिक से आपको उसको एक ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। आप ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव भी मुझे लगता है कि एग्जाम निकल भी नहीं सकता। तो सर ने देखिए जे.बी. गुप्ता भी पढ़ी थी, वी.के. मेहता भी पढ़ी थी, है ना। सर ने काफ़ी सारी किताबें, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है ना। सबका अपना अलग अलग मानना आता है, लेकिन सर ने पढ़ी वो सर अपना आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो आपने यूथ कितनी पढ़ी थी? फिलहाल यूथ के जो फर्स्ट सेकंड वॉल्यूम थी फिलहाल मैंने दोनों कंप्लीट किया और फिलहाल यूथ की जितनी भी बुक आती हैं थ्योरी की सारी मैंने कंप्लीट की। जी। हाँ, जो जैसे यूथ का आता है ना कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक यूथ की बुक हो गई और इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट की बुक हो गई, तो मैंने सारी कंप्लीट की फिलहाल। अच्छा, अब ये एक चीज़ और बताइए कि
पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे किया? जैसे बच्चे डरते हैं कि जैसे आप जान रहे हैं कि यूपीपीसीएल है, कोई शिफ्ट हार्ड है, कोई शिफ्ट मॉडरेट है ना, किसी शिफ्ट में सिलेक्शन 100 पे हो रहा है, किसी में सिलेक्शन 140 पे नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लो कोई बच्चा हार्ड शिफ्ट में पड़ गया है, जी मतलब किसी शिफ्ट में पड़ गया, वो बच्चा अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करे? आपने कैसे किया था? देखिए बच्चों को बताइए। सबसे पहले आप ये मत कोशिश कीजिए कि पेपर को एक ही बार में हल कर दीजिए जी। आप अपना टारगेट बना के दीजिए कि मैक्सिमम कम से कम मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 बार में हमको पेपर अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल 2 बार मैक्सिमम, तो 3 या मिनिमम 2 बार, एक बार का टारगेट आप लोग मत बनाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उस क्वेश्चन को जल्दबाजी में हल कर देते हैं। फिलहाल आपको सस्पेंस होता है उस समय कि क्वेश्चन गलत हो सकता है, अगर आप उस क्वेश्चन को अगर सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दें तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आपकी एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको आप हल ही मत कीजिए फर्स्ट राउंड में। आप फर्स्ट राउंड वही क्वेश्चन हल कीजिए जो आपको 100% श्योर हो कि हाँ ये ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस है तो उसको आप सेकेंड राउंड में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गलती हमसे नहीं, अभी तक जितना एग्जाम दिए काफ़ी गलती हम लोगों से हुई है। आप लोग गलती कृपया ना करें उस चीज़ में। और अगर आप शिफ्ट हार्ड या इजी की बात हुई तो आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हार्ड शिफ्ट है आपको तो आप ये चक्कर मत पड़िए कि हमको 180-190 क्वेश्चन करना है। आप पेपर लेवल देखते देखते आपको लग जाएगा कि हाँ ये शिफ्ट हार्ड है, तो आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जितने आपको आते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आपको लगे कि अरे 130 में, 140 में, 150 में नहीं हो पाएगा, हमको 190 करना पड़ेगा। क्योंकि जस्ट एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड था, हार्ड शिफ्ट में 190 क्वेश्चन किया, फिलहाल 130 तक पहुंच रहा था, उसको लगा कि अरे इतने में हो नहीं पाएगा, 190 पहुंच गया, मार दिया उल्टा सीधा जो भी क्वेश्चन हो। उसके बाद में फिलहाल काफ़ी कम मार्क्स आए उसके। तो आप लोग गलती मत कीजिए, अगर आप बेस शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में हैं तो आपका पेपर अच्छा मिलेगा ठीक ठाक, आप उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा चक्कर में आप क्वेश्चन गलत मत कीजिए बस। जी। तो आपसे अगला सवाल एक अपने कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज इस मार्केट में चल रही हैं। देखिए मेरा पर्सनल मानना ये है, सबसे बाद में अपना ओपिनियन पूछूंगा, लेकिन मेरा मानना ये है, जैसे आप किसी भी कोचिंग से पढ़ते हैं, हर कोचिंग वाला अपनी टेस्ट सीरीज बताएगा, उसकी खुद की होती टेस्ट सीरीज, लेकिन मैं अपना ये आपको सलाह दूंगा कि आप कभी भी अपने कोचिंग की टेस्ट सीरीज ना खरीदें, क्योंकि वो आप में उसको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन वो अपनी कोचिंग में बताता है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप थ्योरी कहीं और से पढ़िए और टेस्ट सीरीज आप किसी और दूसरे की लगाइए। वैसे मैं खुल के बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज जो टेस्ट बुक ऐप आता है उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो ब्रांड है भाई साहब, ठीक है। जो टेस्ट बुक आता है उसका एक ऐसा पैटर्न रहता है, जो पेपर जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मान लो किसी पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसकी पूरी एक टीम रहती है, वो खुद अपने पेपर के पैटर्न को तुरंत चेंज कर लेती है, ठीक है। तो आप सब बताइए कि आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी या नहीं लगाई थी और कितने दिन लगाई थी, उसको कैसे आप देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा फिलहाल, लेकिन फिलहाल जब मैंने 2019 में एसएससी मतलब यूपीपीसीएल सॉरी क्वालिफाई किया यूपीपीसीएल जी, उस तब तक फिलहाल मैं टेस्ट सीरीज कोई लगाया ही नहीं था फिलहाल। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम लोग फिलहाल मेन फोकस था, हम लोग अपना सिलेबस पे फोकस था और फिलहाल टेक्स्ट बुक में ज़्यादा ध्यान नहीं दी फिलहाल। और टेक्स्ट बुक हम अभी जस्ट लास्ट में भी ज्वाइन किए हैं, जो 2021 में जो एग्जाम हुआ है हम लोग का। अच्छा। फिलहाल टेस्ट सीरीज में मैंने लास्ट में बस 2-4 लगा फिलहाल, उसके बारे में जब किया नहीं था आप लोगों से ज़्यादा नहीं हिस्सा बोलूँगा, लेकिन फिलहाल मैंने लास्ट टाइम में जो 2 टेस्ट लगाए थे बस फिलहाल, तो मैंने फिलहाल उससे फोकस नहीं किया ज़्यादा। कुल मिला के सर ने टेक्स्ट बुक के बारे में सर का नॉलेज है नहीं, है ना। सर ने जब लगाए तो सर आपको गलत गुमराह भी नहीं करेंगे, उनका उससे कोई संबंध है नहीं। सर आपसे अगला क्वेश्चन है कि सर टैग पर टाइम कितना देना है और नॉन टैग पर टाइम कितना देना है, आपके अकॉर्डिंग कितना वेटेज रहना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन रहा भाई आपका। फिलहाल जो मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ, फिलहाल मैक्सिमम समय तो मैं टेक्निकल पे देता था फिलहाल जी। और सुबह जब मैं मॉर्निंग उठता था तो सबसे पहले जो मेरा टारगेट था करंट अफेयर पढ़ना 20-25 मिनट का जो भी हो। उसके बाद में एक टारगेट बनाता था कि हमको मतलब हर जो भी बुकें हैं हमको कितने कितने अंतराल में पढ़नी है, 2 घंटे या 3 घंटे। तो फिलहाल रात के 7 या 8 बजे तक फिलहाल जो भी बीच में मार्केट जाना, खाना बनाना जो भी था उसको मतलब हटा के मैं टेक्निकल ही पढ़ता था फिलहाल जी। हाँ, रात के 8 बजे के बाद में फिलहाल मैं नॉन टेक फिलहाल तैयारी करता था। नॉन टेक में फिलहाल जो भी बुकें होती थी, लूसेंट थी और हिंदी था, तो फिलहाल मैं रात में नॉन टेक पढ़ता था फिलहाल। उसके बाद में जब मैं सोने चलता था, जल्दी नींद नहीं आती थी, तो मैं यूट्यूब पे लगा लेता था जीएस और यूट्यूब के थ्रू पढ़ते पढ़ते मैं सो जाता था आराम से।
जी जी। अच्छा, जैसे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यूपीसीएल अपने हर बार पेपर में कुछ ना कुछ नया ऐड करता जा रहा है। जैसे इसमें पीएलसी आ रहा है, स्काडा आ रहा है, मैटलैब आ रहा है ना, होमर सॉफ्टवेयर आने लगा है। इस बार तो देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स भी आने लगा है। मैथ भी आ गया इस तो बार। इसके लिए बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सब चीज़ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं जिनसे मान लो 70% पेपर आता है वो कोर से आ जाता है। कोर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा मशीन और पावर सिस्टम बेसिक रहता है। कोर का मतलब होता है कि टोटल अपने इलेक्ट्रिकल में समथिंग 10 से 12 कोर सब्जेक्ट होते हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी ये 30% पेपर ऐसे सब लोग बोलते हैं कि यूपीसीएल इस समय लगभग 30 बुकों से पेपर बना रहा है। अच्छी बात है, लेकिन सर आज भी पेपर 70% उन्हीं 10 से 12 बुकों से आ रहा है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो मेरा सर से मानना ये है कि क्या सर ने पीएलसी, स्काडा, मैटलैब और होमर या ऐसे कोई सब्जेक्ट पढ़े थे, और पढ़े थे तो कितने पढ़े थे और कैसे पढ़े थे? सर बताइए कुछ। फिलहाल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कोर के अलावा आपको पीएलसी स्काडा पढ़ना पड़ेगा। आपको जो कोर सब्जेक्ट है आपको टारगेट पे पहुंचा तो सकता है, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो फिलहाल नया सिलेबस ऐड हुआ है, आप तो जानते होंगे, जो पीएलसी हुआ, स्काडा हुआ, वो आपको फाइनल तक ले जाएगा। अगर आप उसमें कमजोर काट गए तो आप लक्ष्य टिक कर ही पहुँच सकते हैं। अगर ये आप छोड़े तो आप फाइनल नहीं हो पाएंगे। आप आजकल जितने भी सब स्टेशन या जो भी पावर हाउस है, आजकल आप लोग जान ही रहे हैं पीएलसी स्काडा ऑपरेटेड है सभी, और इसीलिए जो यूपीसीएल अपना पैटर्न बदल दिया है। जी जी। हाँ, पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर फिलहाल अभी जस्ट तो फिलहाल नया ऐड हुआ है। मेरी प्रिपरेशन अच्छी तो नहीं थी फिलहाल इसके बारे में फिलहाल, लेकिन मैं नॉर्मल जस्ट मैंने यूट्यूब के थ्रू ही थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी पीएलसी स्काडा, क्योंकि नया नया सब्जेक्ट आया था और अचानक एडमिट कार्ड जारी हो गया, उसके बीच में ज़्यादा तैयारी हो नहीं पाई। लेकिन हाँ, जितना थोड़ा यूट्यूब से पढ़ा उतना थोड़ा सफिशियंट था। जी जी जी। लेकिन आप जी सर, आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने अपनी तैयारी के दौरान आपने अपने नोट्स कैसे मेंटेन किए थे? फिलहाल डिप्लोमा में तो फिलहाल नोट्स कोई फिलहाल मेंटेन किए नहीं मैंने। और जब फिलहाल इलाहाबाद कोचिंग पहुंचा तो अगर किसी भी सब्जेक्ट का जो ये नोट्स बनवाई जाती थी हम लोगों से, तो उसमें हम लोग करते क्या था कि लास्ट के कम से कम 20 से 25 पन्ने हम लोग छोड़ देते थे पेज। जी जी। जैसे हाँ, कोई भी सब्जेक्ट खत्म हो, जैसे मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म होने वाला है तो उसको खत्म के बाद आपने 20 पेज छोड़ देते थे, क्योंकि हमको पता था कि 100% कोई भी टीचर्स नहीं पढ़ा सकता आपको कोई भी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और फिलहाल पढ़ने छोड़ देता था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि जो भी सब्जेक्ट हुआ, बहुत सी यूट्यूब चैनल हैं, ये एकेडमी हो गया, और जैसे कि बहुत से हैं अच्छे खासे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे प्रिपरेशन करके जो ऐसे पॉइंट थे जो क्वेश्चन से छूट गए थे, मैं वहाँ पे नोट करता जाता था फिलहाल। जी जी। इससे फिलहाल हमें नहीं, अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आप लोग भी बहुत फायदा मिलेगा, कि कोई भी टीचर आपको 100% नहीं पढ़ा सकता है। आप ऐसा टारगेट बनाइए कि आप कोई भी सब्जेक्ट बनाइए, नोट्स पीछे पन्ना छोड़िए, और आप यूट्यूब की जैसे भी हेल्प ले लेके, या आप कोई अच्छी खासी किताब पढ़ें या कहीं नोट्स पर आपको मिले वही वर्ड, और आप आजकल टेलीग्राम पे भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट चलता रहता है, कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप वहाँ नोट कर सकते हैं, तो आपको फायदा पहुँचाएगा लास्ट तक। जी। तो सर ये आपका रहा था नोट्स पढ़ाने का तरीका, आपने बच्चों को बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हुआ, कुछ तो इतने ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे एक मोटी सी किताब ले लेते हैं जिसमें जैसे मशीन खत्म हुआ उसी में फिर पीछे से अपना पावर स्टेशन स्टार्ट कर दिया। नहीं, देखो ये ऐसा दोस्त नहीं करना है। अपने हर सब्जेक्ट की एक अच्छी खासी किताब मतलब कोई कॉपी बनाइए, मोटी मतलब जैसे पावर इलेक्ट्रिक में छोटा सब्जेक्ट उसकी उस हिसाब से कॉपी बनाइए। पावर सिस्टम की मोटी कॉपी लीजिए और उसमें हमेशा 20 से 30 पेज लास्ट में छोड़कर चलिए। आप जैसे कई सारे एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन वहाँ से आया है वो क्वेश्चन आपको ना किसी ने पढ़ाया था, ना आपने वो क्वेश्चन कहीं देखा था। तो जब आप उसकी आंसर की चेक करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन को वहाँ से नीचे नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, और मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आप लोग नॉन टेक को थोड़ा हल्के मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन नॉन टेक ही दिलाता है। जी। आप हर मंथ आप करंट अफेयर पर डे पढ़िए 20-25 मिनट का जो भी हो। उसके बाद महीने के एंड में आप बुक्स आती हैं स्पीडी की, जो भी हुआ आप उनको मतलब एक बार पढ़ लीजिए आप। जी। हाँ, तो आप करंट अफेयर, जीएस या आपको हिंदी, और बाकी रही हिंदी की, तो हिंदी आप ऐसा प्लान मत करिएगा कि एग्जाम के समय में हिंदी पढ़ लेंगे, ऐसा आप लोग प्लान मत कीजिएगा। आप हिंदी एक वैकेंसी आने से पहले, अभी जो भी समय चल रहा है, आप लोग हिंदी कंप्लीट कीजिए फिलहाल, और हिंदी कंप्लीट होने के बाद आप एग्जाम के टाइम पर कम से कम आप 2 बार हिंदी पढ़िए। फर्स्ट बार तो आपको पूरी हिंदी कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्जाम के 2-3 दिन जो भी रह जाए तो आप उसको 1-2-3 घंटे में आप रिविजन मार दीजिए। फिलहाल हिंदी आपको बहुत मतलब फायदा पहुंचाएगा। फिलहाल हिंदी में मेरा 10 में से 9 क्वेश्चन सही था फिलहाल, बस इसी टारगेट की वजह से।
कि मैं हिंदी को हल्के में नहीं लिया, आपको हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। जी सर, ये तो आपकी हुई। आपकी स्ट्रेटेजी कैसी थी, आप कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कब से पढ़ाई स्टार्ट किया, आपने क्या क्या एग्जाम निकाले, आपने सारी बातें बहुत अच्छे से हमारे सामने रखी, जिससे बच्चों को आपकी हेल्प मिलेगी। अब आपसे कुछ निजी बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे इस संघर्ष के समय में आपका कौन कौन तो साथ दिया और कौन कौन साथ छोड़ के भाग लिया, कुछ बताइए सर, आपका साथ कौन कौन दिया? 2019 तक तो मेरा मनोबल बहुत हाई था फिलहाल। जी जी कि हाँ मेरा पीएसएम सिलेक्शन हुआ, उससे हमको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पेपर ऐसा आया था, किसी को भी 2019 में नहीं मानता कि कट ऑफ 150-60 से कम जाएगी जनरल की। जी जी किसी को उम्मीद नहीं था, लेकिन पेपर हार्ड होने की वजह से कट ऑफ कम गई, सिलेक्शन हुआ हम लोगों का। उसके बाद जब डीवी के बाद फिलहाल हम लोग जब बाहर हुए, फाइनल से बाहर हो गए। हाँ, उसके बाद में काफ़ी डिप्रेशन फिलहाल आया, और जस्ट मेरा पार्टनर सिलेक्टेड हो गया, हम साथ में हुए थे टीवी, और फिलहाल रूम पे मैं अकेला बचा, काफ़ी स्ट्रेस में था। उसमें तो ऐसा मन कर रहा था कि इलाहाबाद छोड़ दें, अब घर से ही प्रिपरेशन करें। बिल्कुल। फिलहाल हमारे बड़े भैया फिलहाल हमसे बात किए और थोड़ा मनोबल दिए, हिम्मत दिए कि आखिर हम पैसा आपके पीछे लगा ही रहे हैं तो आप हिम्मत क्यों तोड़ रहे हैं। मेरे दोस्त थे अजय कुमार मौर्य और मंजीत सिंह और रामू गुप्ता, जी फिलहाल नाम लेना चाहता हूँ, कि हाँ इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप ऐसा कीजिए, आप घर मत आइए, इलाहाबाद से प्रिपरेशन कीजिए, आप वहाँ तक पहुँचे हैं आप जी, और आप अगर कोशिश और थोड़ा करेंगे कोशिश तो आपका फाइनल हो जाएगा। फिलहाल मनोबल मेरा बढ़ा इन्हीं की वजह से। और फिलहाल मेरे और दोस्त थे, सुशील यादव थे, काफ़ी अच्छा फ्रेंड था मेरा, जूनियर भी था, काफ़ी मुझे रोका। फिलहाल मैं इलाहाबाद रुका और उसके बाद मैंने ऐसी पढ़ाई की, और फिलहाल मेरा टारगेट ही था उसमें फिलहाल यूपीपीसी मुझे एसएससी यूपीपीसीएल क्वालिफाई करना है। उस बीच में एलएमआरसी का साइको मैंने छोड़ दिया जी। बस मेरा टारगेट था यूपीपीसीएल, एक प्रकार से सपना बन चुका था यूपीपीसीएल निकालना, और मैंने संघर्ष किया। फिलहाल आप सबकी दुआ से आज यहाँ बैठा हूँ ईटीआई में। जी बिल्कुल, अपने अनुज भाई के साथ हैं। तो देखिए सर, एक बात यही है, जब आपको सफलता मिल जाती है तो आपके पीछे दुनिया आ जाएगी, ठीक है। ये अपने राम सागर भाई हैं, अब जैसे हम इनसे सारी बातें पूछ नहीं सकते, सारी बातें बता भी नहीं सकते, लेकिन अब हम खुद ये महसूस करते हैं गांव से, है ना, रिश्तेदारों की, परिवार वालों की इतनी कॉल्स आती हैं जो कभी ये तक नहीं पूछते थे कि क्या कर रहे हो, मतलब तुम कैसे संघर्ष कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कुछ आपके पास में है कि नहीं है, ठीक है। और वो सब नेगेटिव चीज़ें होती, लेकिन हम इनके भाई साहब थे और इनके जो दोस्त इन्होंने जो नाम लिया है, देखिए जो आपके संघर्ष में आपका साथ देता है ना, वो आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं होता है ना। वो भगवान के रूप में आपकी मदद करने के लिए इंसान आता है, आपकी मदद कोई भी करे, वो किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान का कभी भी आप ऐसा मत भूलिएगा, और जब कभी भी आपको किसी की मदद करने का मौका मिले उसे चूकिएगा मत, ठीक है सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिलहाल मैं ऐसे जिला से था जहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत नीचे है जी। फिलहाल आप लोग अनुज भाई तो बताए होंगे आप लोगों से कि मैं गोंडा मंडल से अकेला सिलेक्ट हुआ इस बार यूपीपीसीएल में, 6 जिलों में से अकेले सिलेक्ट हैं भाई। और फिलहाल काफ़ी एजुकेशन का स्तर थोड़ा नीचे है कि वहाँ लोग एजुकेशन ध्यान नहीं देते हैं। इसका रीजन है कि स्कूल की कमी। अगर हम लोग यहाँ साइंस साइड अगर करना है आपको तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर से आपको साइंस साइड करना पड़ता है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें, डॉक्टरी करना चाहें। तो फिलहाल मैं काफ़ी संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँचा, और काफ़ी सपोर्ट मिला दोस्तों का, घर परिवार का। और आप लोग मेहनत कीजिए, आप कभी हिम्मत ऐसा मत तोड़िएगा कि हाँ काफ़ी समय हो गया, 1-2 साल हो गया, 3 साल 4 साल, आप टारगेट अगर बना लिए हैं तो आप उस पर फोकस कीजिए। आप अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो आपका मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन 100% होगा आपका जी। बस अपने आप से ईमानदारी बनाए रखें अपने अंदर, आप समय का उपयोग करें, दुरुपयोग ज़्यादा ना करें आप। और मैं अपने अनुज भाई से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो मेरे लिए फ़िलहाल समय निकाले और फिलहाल इंटरव्यू लिया, और जिससे कि हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सके। और काफ़ी अच्छा लगा फिलहाल कि हाँ, और कि आप लोग संघर्ष आप लोग भी कीजिए, आप मतलब हिम्मत बना के पढ़ाई कीजिए आप। और अनुज भाई आप भी कुछ बोलिए। जी राम सागर जी, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि राम सागर जी 17 के पास आउट हैं, है ना, आज हम इनका इंटरव्यू लिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी, जैसे कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी सिलेक्शन पा लेते हैं, कुछ हैं, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट में क्वेश्चन लिखेंगे, तो मैं आपके सामने ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेकर आऊँगा जिन्होंने लगातार कंपनी में जॉब किया, 12-12 साल जॉब किया,
प्राइवेट जॉब के साथ उन्होंने इस एग्ज़ाम को फाइट किया। जैसे मैं आपसे बताना चाह रहा था कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एसएससी यहाँ पे ईटीआई में बच्चे आए हुए हैं जो लगातार 12 साल से प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के साथ साथ इस एग्जाम को बीट किए हैं। तो ऐसा सर नहीं, आप ये मत सोचिए कि अरे हम तो 12 के पास आउट हैं, 14 के पास आउट हैं, 16 के पास आउट हैं, इन नए बच्चों से कैसे फाइट करेंगे। आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल में लाकर पेश करूंगा कि आपकी हिम्मत बढ़ेगी। तो इसी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके साथ इस ईटीआई से रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही इंटरव्यू सेशन आप लोगों को मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।